जी, तो क्लास 5 टाइप्स ऑफ वैरायटी कर्व्स जो हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं डिमांड के। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि इलास्टिक डिमांड का क्या होता है या इलास्टिक डिमांड क्या होती है और इनइलास्टिक डिमांड क्या होती है, यूनिट इलास्टिक डिमांड क्या होती है। इन तीनों पे तो हम लोग बात कर चुके हैं। पीछे रह गया हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक डिमांड एंड परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। ठीक है, इनके ऊपर हम बात करेंगे, फिर इन पांचों के बारी-बारी हम कर्व्स देखेंगे, इनको ड्रॉ कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इलास्टिक डिमांड की बात करेंगे। इलास्टिक डिमांड वो होती है जिसके अंदर क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो रिस्पॉन्ड करती है स्ट्रांगली टू द चेंजेस इन द प्राइस। प्राइस के अंदर जब चेंज आती है तो क्वांटिटी डिमांडेड स्ट्रांगली रिस्पॉन्स करती है। स्ट्रांगली का मतलब ये है कि अगर 10% प्राइस चेंज हुई है तो 15% क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हुई होगी। प्राइस के चेंज होने की जो परसेंटेज है उससे ज़्यादा क्वांटिटी डिमांडेड की परसेंटेज चेंज होगी, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रांगली चेंज। और इसका क्या होता है, साइन ई ग्रेटर देन 1। इलास्टिसिटी अगर ग्रेटर देन 1 है तो हम कह सकते हैं कि डिमांड कर्व जो है वो इलास्टिक डिमांड कर्व है। E is greater than 1 is known as elastic demand curve. Quantity demanded responds strongly to the changes in price. Price elasticity of demand is greater than 1. ठीक है, यही बात की हमने। अब नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आता है इनइलास्टिक डिमांड। अब इनइलास्टिक डिमांड जो है वो इसका ऑपोजिट है, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड डज नॉट रिस्पॉन्ड स्ट्रांगली टू द चेंजेस इन द प्राइस इज नोन एज व्हाट, इनइलास्टिक डिमांड। ठीक है, अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसमें क्या होगी, लेस देन क्या होगी, 1। जब प्राइस इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी तो वो हमारे पास क्या होगी, इनइलास्टिक डिमांड। डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी हम। क्वांटिटी डिमांडेड डज नॉट रिस्पॉन्ड स्ट्रांगली टू द चेंजेस इन द प्राइस एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। जब 1 से इलास्टिसिटी कम होगी तो वो क्या होगी, इन इलास्टिक डिमांड होगी और वो स्ट्रांगली रिस्पॉन्स नहीं करेगी। प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कम बढ़ेगी। ठीक है, यानी कि अगर 10% इंक्रीज आया है हमारे इसमें क्वांटिटी प्राइस में, तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 8% या 7% या फिर 5% जो है उसमें चेंज आएगा। ठीक है, यानी कि वो स्ट्रांगली रिस्पॉन्स नहीं कर रही। जितने परसेंटेज से प्राइस इंक्रीज हो रही है उतनी परसेंटेज से क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो हमारी डिक्रीज जो होती है वो नहीं होती। अगर वो डिक्रीज नहीं हो रही तो इट्स मीन के प्राइस हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या है, प्राइस के रेलिवेंट इनइलास्टिक है। इन रेलिवेंट टू व्हाट, प्राइस। प्राइस की रेलिवेंट्स देख रहे हैं ना, प्राइस के साथ प्राइस के ज्यादा होने से क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या असर हो रहा है वो हम देख रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आएगा यूनिट इलास्टिक डिमांड। यूनिट इलास्टिक डिमांड क्या होती है, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की। जितनी परसेंटेज से हमारी प्राइस चेंज होगी उतनी ही परसेंटेज से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगी। यानी कि यहाँ पे E इज इक्वल टू इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 होगा। 1 मीन्स अगर 10% चेंज आ रहा है हमारा प्राइस में तो 10% चेंज ही होगा क्वांटिटी डिमांडेड में। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, यूनिट इलास्टिक डिमांड इसको हम कहेंगे, कि जो प्राइस के साथ साथ मूव करती है यूनिट बना के। ठीक है, जितनी प्राइस चेंज हो रही है उतनी ही डिमांड चेंज हो रही है। अगर प्राइस 10% इंक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड 10% डिक्रीज हो जाएगी, नीचे चली जाएगी। ऑपोजिट रिलेशन याद रखिएगा हमेशा, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड है। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि डिमांड और प्राइस का आपस में इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आएगा हमारे पास परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। अब परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में क्या होगा कि परफेक्टली इनइलास्टिक है, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई। मीन इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0। व्हाट, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0। प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो चेंज नहीं हुई, नो रिस्पॉन्स। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इसकी हम एग्जांपल ले सकते हैं कि प्राइस इंक्रीज भी हो रही है। अगर हम 300 यूनिट्स कर रहे थे पर मंथ, तो अब भी हम 300 यूनिट्स ही पर मंथ कंज्यूम करने पर मजबूर हैं, क्योंकि हमारी ज़रूरत है। ठीक है बच्चों, डेफिनेशन इसकी हम देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस इन द प्राइस। प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड चेंज नहीं होगी, तो ये क्या होगी, परफेक्टली इन इलास्टिक। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0। E इज इक्वल टू 0। जब E इज इक्वल टू हमारे पास 0 होगा तो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड होगी। बच्चों ये जो फिगर मैं आपको बता रही हूँ, E इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 1, E इज ग्रेटर देन 1, E इज लेस देन 1, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इलास्टिक डिमांड क्या है, मैं आपको कर्व की अभी शेप्स भी दिखाऊंगी। इन सब चीज़ों को डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। पेपर में मैं कोई भी कर्व आपको दे सकती हूँ, पूछ सकती हूँ कि ये कर्व कौन सा कर्व है, इन इलास्टिक है, इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली इन इलास्टिक है, या यूनिट इलास्टिक है। इसके अलावा मैं आपसे ये भी पूछ सकती हूँ, व्हेन E इज इक्वल टू 1 व्हाट डज इट मीन, वेदर यूनिट इलास्टिक, वेदर इन इलास्टिक, और क्या इसको हम कहेंगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अब पीछे हमारे पास आता है 5 नंबर हमारे पास ग्राफ, विच इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड।
परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कब होगी? जब इलास्टिसिटी हमारी इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगी, यानी कि प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, रिस्पॉन्ड इन्फिनिटली, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं ताकि आप लोगों को मजीद क्लियर हो जाए। डेफिनेशन में क्या है हमारे पास बच्चों? द क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस इनफिनिटली, ठीक है, बहुत ज्यादा, विद एनी चेंज इन द प्राइस। अ कर्व विद एन elasticity of 1 is unit elastic and the price elasticity of demand is equal to 1। जी 1 का तो हमें पता है यूनिट इलास्टिक है, ये गलती से यहाँ पे पेस्ट हो गया है। हमने यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि द क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस इनफिनिटली विद एनी चेंज इन प्राइस, ठीक है। उसके बाद हमने ये याद रखनी है जब हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ई इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगी तो वो हमारी क्या बन जाएगी? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व हो जाएगा, या डिमांड की उसको डेफिनेशन। अब ये हमें डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब इन डेफिनेशन को देखते हुए हम लोग क्या करेंगे? ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड का कर्व हम ड्रॉ करेंगे। बच्चों याद रखने के लिए आपको एक रट्टा सिस्टम बता देती हूँ, ट्रिक बता देती हूँ। इन इलास्टिक की जब भी बात होगी तो इन इलास्टिक का कर्व हमेशा क्या होगा? स्ट्रेट। इन आई से है, इन इलास्टिक आई, ठीक है। आई मीन ऐसे जिस तरह आई को हम लोग लिखते हैं, आई को किस तरह से लिखते हैं? इस तरह से, वर्टिकली। तो वर्टिकल जो ग्राफ होगा वो क्या होगा? इन इलास्टिक डिमांड कर्व होगा, ठीक है बच्चों। अब जो है इसकी हम लोग देखते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक में। अभी हमने ये बात की थी कि हमारी जो है क्वांटिटी डिमांडेड वो चेंज बिल्कुल भी नहीं होती, 0% चेंज आता है। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड का क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन पी इज इक्वल टू क्वांटिटी डिमांडेड में 0% चेंज आया है, सो परसेंटेज चेंज इन क्यू क्या आ जाएगा? 0% डिवाइडेड बाय 10। फॉर एग्जांपल अगर हमारा 10 चेंज आ रहा है प्राइस में तो, ठीक है। इसको हम अब ग्राफ के थ्रू भी देखेंगे और इसको हम देखेंगे कि किस तरह से इसका ग्राफ होगा। डी कर्व क्या होगा? वर्टिकल। ये आप देखते जाइएगा, ये कर्व की शेप आपको बता रहे हैं। डी कर्व यहाँ पे परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए क्या होगा? वर्टिकल, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होगा। कंज्यूमर्स प्राइस सेंसिटिविटी 0 हो जाएगी, कंज्यूमर प्राइस से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देंगे, ठीक है। 0 होगी, इलास्टिसिटी भी 0 होगी। कंज्यूमर्स प्राइस सेंसिटिविटी मीन क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज कितना आ रहा है प्राइस के चेंज होने से। ये ग्राफ है हमारे पास जो कि डिनोट कर रहा है, गौर से देखिएगा। प्राइस हमारी हुई, फॉर एग्जांपल चेंज आया प्राइस में, प्राइस फॉल बाय 10%, प्राइस जो है वो 10% डिक्रीज हो गई है, P1 से P2 की तरफ आ गई, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड जो है हमारी उधर की उधर ही है। क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं आया, 0% चेंज आया है। प्राइस अप भी हो सकती है, प्राइस डाउन भी हो सकती है, ठीक है। प्राइस का कोई इशू नहीं है। बात यहाँ पे जो याद रखने वाली है वो ये है कि क्वांटिटी डिमांडेड चेंज नहीं होगी जब परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड होगी। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व होगा तो वो हमेशा वर्टिकली स्ट्रेट कर्व होगा, ठीक है बच्चों। ये था हमारे पास परफेक्टली इन इलास्टिक की। अब हम बात करेंगे इन इलास्टिक, सिंपल इन इलास्टिक डिमांड जब होगी। इन इलास्टिक डिमांड तब होगी जब प्राइस के चेंज होने से थोड़ा सा चेंज आएगा क्वांटिटी डिमांडेड में। इसको हम देख लेते हैं। ये हमारे पास डेफिनेशन है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन पी। तो अब यहाँ पे कितना परसेंटेज चेंज आना चाहिए हम लोग देखते हैं। 10% से कम चेंज होगा। अगर प्राइस 10% चेंज हो रही है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर प्राइस 10% चेंज हो रही है तो 8%, 7%, 6% जो चेंजेस आएंगी वो इन इलास्टिक डिमांड के केस में आएंगी। किसमें? क्वांटिटी डिमांडेड में। यहाँ पे लेस देन 10% का मतलब ये है कि अगर प्राइस 10% डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है तो जो चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में आएगा वो ऑपोजिट आएगा पी के। अगर पी इंक्रीज हो रही है 10% तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 7, 9, 8% कम होगी, यानी कि 10% से कम होगी। कभी भी 10% के बराबर नहीं होगी। अगर 10% के बराबर होगी तो वो हो जाएगी हमारी यूनिट इलास्टिक, ठीक है बच्चों। इसको हम लोग देख लेते हैं मजीद इसके कर्व से कि इसका कर्व कैसा होगा। यहाँ पे जो बात गौर तलब है वो ये वाला फिगर है, ये देखिएगा। जब ये चीज हमारे पास आएगी इन इलास्टिक डिमांड की, जब ये लेस देन होगा 10% या जो भी पी का यहाँ पे वैल्यू होगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 से लेस होगा। जब 1 से लेस होगी ई, तो हमने बात की थी वो क्या होगी? इन इलास्टिक डिमांड। सो रिलेटिवली स्टीप होगा। रिलेटिवली स्टीप मीन ऐसे स्ट्रेट, जितना ज्यादा स्ट्रेट होगा ज्यादा ऐसे फ्लैटर नहीं होगा, इस तरह से तिरछा कर्व नहीं होगा, स्टीप होगा, मतलब स्ट्रेट होने के करीब होगा। कंज्यूमर प्राइस सेंसिटिविटी रिलेटिवली लो होगी, वो बहुत कम होगी, और प्राइस इलास्टिसिटी होगी वो लेस देन 1 होगी। ये कुछ आपके पास फिगर हैं जो कि आपको हर उसमें ग्राफ में देखने की जरूरत होगी, तो इनको याद रखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये ग्राफ हमें ये बता रहा है कि अगर 10% प्राइस हमारी फॉल होती है तो क्वांटिटी जो हमारे पास आती है, क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज है वो देखिए प्राइस के रिलेटिव थोड़ा है। ये देखिए प्राइस में इतना ज्यादा चेंज है जितना ये येलो एरो है, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में ये चेंज आया जितना ये ग्रीन एरो है।
ठीक है। और अब येलो एरो का और ग्रीन एरो का आपने डिफरेंस देखा कि वो क्या है, बिल्कुल वाजिया है। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत कम जो है वो फर्क आया है। ठीक है, ये देखिएगा, दोबारा से आपको दिखा रही हूँ, ये देखिएगा। अब इससे हमें क्या पता चला कि क्वांटिटी डिमांडेड में थोड़ा फर्क आया है, जो कि ग्रीन एरो से हमें शो हो रहा है, और येलो एरो हमें ये शो कर रहा है कि प्राइस उसकी निस्बत ज्यादा जो है वो चेंज हुई है। परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन क्यू। ठीक है, तो ये हमें क्या बताता है, ये इन इलास्टिक डिमांड होने की चीज हमें बताता है। एक बात हमने ये याद रखनी है कि इसमें हमारा लेस देन 1 आएगी, क्या, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दूसरा ये होगा कि ये रिलेटिवली स्टीपर होगा, बिल्कुल स्ट्रेट होने के करीब होगा। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप दूसरे नंबर पे भी कह सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्यू जो है प्राइस के रिलेटिवली कम चेंज होगा। अगर प्राइस 10% चेंज हो रही है या प्राइस 20% चेंज हो रही है, तो क्यू 20 से कम चेंज होगा। 18%, 17%, 16%, 15% ये वाली चीजें आएंगी उसमें। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये बात हमने की इन इलास्टिक डिमांड कर्व की। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास यूनिट इलास्टिक। यूनिट इलास्टिक को हमने पहले भी बहुत डिटेल से पढ़ा है। यूनिट इलास्टिक में क्या होगा, जितनी चेंज पी में आएगी उतनी ही चेंज क्यू में आएगी। 10% अगर चेंज आ रही है प्राइस में, तो 10% चेंज ही आएगी क्यू में। 10 डिवाइडेड बाई 10 तो इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास क्या आता है, इक्वल टू 1। इसमें इंटरमीडिएट स्लोप होता है, यानी कि दरमियाना स्लोप होता है, ना ज्यादा तिरछा होता है ना ही ज्यादा स्ट्रेट होता है, और सेंसिटिविटी भी दरमियानी, क्योंकि बराबर बराबर आ रहा है, इज इक्वल टू 1। तो इसका ग्राफ हम लोग देख लेते हैं। इस तरह से इसका ग्राफ होगा। देखिए, इक्वल डिफरेंस होना चाहिए, येलो एरो और ग्रीन एरो का एक जितना फासला होना चाहिए लंबाई। जितना ये येलो एरो है उतना ही ग्रीन एरो हमें डिनोट कर रहा है कि 10% इधर है, 10% इधर चेंज है। तो ये वाला क्या का ग्राफ होगा, यूनिट इलास्टिक। पेपर में आपको ग्राफ भी दिया जा सकता है, आपको ये डिफरेंस देख के ही समझना होगा। अगर प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड एक जितनी चेंज हो रही है, एक जितना डिफरेंस है, तो आप लिख सकते हैं पेपर में कि ये यूनिट इलास्टिक डिमांड कर्व है। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्या करनी होंगी, याद करनी होंगी, समझनी होंगी, समझ के याद करनी होंगी, लिख के प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है बच्चों, अब बात करेंगे हम लोग इलास्टिक डिमांड कर्व की। इलास्टिक डिमांड कर्व क्या होगा और उसका फार्मूला में किस तरह से डिनोट होगा, और वो क्या किसके इक्वल होगा। ई उसमें क्या आएगी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके इक्वल होगी, परसेंटेज चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन पी। तो इसको हम देखते हैं। अगर तो डिमांड हमारी इलास्टिक है, अगर 10% चेंज आ रहा है प्राइस में और डिमांड हमारी इलास्टिक है, तो क्वांटिटी डिमांडेड को 10 से ज्यादा बड़ा होना चाहिए। 10 से बड़ा होगा तो वो इलास्टिक होगा। ग्रेटर देन 1, इसमें क्या होती है, हमारी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो इलास्टिक है। ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर देन 10 यानी कि ये 10% है, तो यहाँ पे 12%, 13%, 14%, 15% जितना भी परसेंट आएगा वो क्या डिनोट करेगा हमें कि वो इलास्टिक डिमांड है। और वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1। ठीक है, इसमें रिलेटिवली फ्लैट होता है, फ्लैट जितना ज्यादा होगा उतना इलास्टिक होगा। सेंसिटिविटी रिलेटिवली हाई होती है और इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है। यही हमने बात की। अब इसको ग्राफ के थ्रू देख लेते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पे अगर बात की कि प्राइस 10% फॉल हो रही है, तो क्यू राइजेस मोर देन 10%। कैसे मोर देन 10% पता चल रहा है, ये देखिए, ये येलो एरो छोटा है, ग्रीन वाला एरो बड़ा है, जो कि डिनोट कर रहा है लेंथ ऑफ इंक्रीज इन द क्यू। ठीक है बच्चों, इससे हमें पता चला कि ये इलास्टिक डिमांड कर्व है। ये हमने बात अभी की इलास्टिक डिमांड कर्व की। अब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक है। परफेक्टली इलास्टिक क्या होगा, हमने बात की थी बच्चों कि वो क्या होगा, इन्फिनिटी को डिनोट करेगा। ठीक है, इन्फिनिटी को डिनोट करेगा। क्या मतलब है कि E इज इक्वल टू इन्फिनिटी। किस तरह से, अब अगर 0% चेंज है, प्राइस चेंज ही नहीं हो रही, ठीक है, बहुत 0% चेंज, माइनर सा चेंज आया, माइनर सा, ये चेंज ही नहीं हुई, हम लोग यहाँ पे ये कंसिडर करें एक्सट्रीम, प्राइस चेंज ही नहीं हुई, इसके बावजूद क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो चेंज होती जा रही है, इन्फिनिटी चेंज आता जा रहा है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, परफेक्टली इलास्टिक, जिसमें प्राइस इलास्टिसिटी इन्फिनिटी की इक्वल आ जाएगी। और इन्फिनिटी की इक्वल कब आती है, जब प्राइस बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही और ऊपर आपकी कोई वैल्यू होती है। 10 डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब यहाँ पे ग्राफ क्या होना चाहिए, क्योंकि ये परफेक्टली इलास्टिक है। इलास्टिक से आपको एक ट्रिक याद करने को दे देती हूँ, किस तरह से आपने याद करना है। जब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व होगा तो वो ई है, परफेक्टली इलास्टिक ई से हमारा जो कर्व होगा वो किस तरह से होगा, ऐसे एक्स एक्सिस पे यहाँ पे दरमियान में लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, जो कि ई को डिनोट करेगी। ठीक है, जब परफेक्टली इनइलास्टिक होगा तो आई मतलब खड़ा वाला वर्टिकल वाला होगा, और जब हमारे पास होगा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व तो वो कैसे होगा, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ई की शेप में, जैसे कैपिटल ई लिखते हैं उस शेप में होगा। ये हमें याद करने के लिए आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, तो इन्फिनिटी को डिनोट करेगा। अब हम इसको ग्राफ देख लेते हैं। ये देखिए, प्राइस चेंज ही नहीं हुई, ठीक है, और पहले पॉइंट पे हमारे पास Q1 था, दूसरे पॉइंट पे हमारे पास Q2 आ गया,
क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, इन्फिनिटी चेंज आया है हमारे पास। यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू 0, और जो परसेंटेज चेंज है या क्वांटिटी चेंजेस बाय एनी परसेंटेज, बहुत ज़्यादा परसेंटेज या किसी भी परसेंटेज से वो चेंज हो सकती है, प्राइस ना भी चेंज हो, तो ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होती है। ठीक है, अब ये हमने 5 टाइप्स के जो हैं वो कर्व्स पढ़े हैं, इलास्टिक डिमांड कर्व्स, जिनकी 5 टाइप्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अब इनको हम लोग एक कंबाइन फिगर में देख लेते हैं। आप बारी बारी देखते जाइएगा। मैं 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए इसको स्क्रीन पे शो करूंगी ताकि आप इसको देख सकें। 5 ग्राफ्स एट अ टाइम। ठीक है बच्चों, ये आपने ग्राफ्स देखे एक ही पेज पे, पांचों के पांचों कंबाइन। ठीक है, अब प्राइस इलास्टिसिटी और टोटल रेवेन्यू को हमने देखना है कि प्राइस इलास्टिसिटी से हमें कैसे पता चलेगा हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा। हमने शुरू में एक बात की थी कि प्राइस बढ़ाने से, वेबसाइट वाला सिनेरियो याद रखिए कि प्राइस बढ़ाने से अगर हमने 250 की कर दी है, $250 की कर दी है, वेबसाइट डेवलप एक अगर हम कर रहे हैं, तो उसके प्राइस बढ़ाने से क्या इफेक्ट होगा हमारे रेवेन्यू के ऊपर। ज्यादा अर्न करेंगे या कम अर्न करेंगे अगर हम प्राइस बढ़ा रहे हैं, तो उसका क्या इफेक्ट होगा। अब हम ये देखेंगे कि इलास्टिसिटी के थ्रू, इलास्टिक होने के थ्रू क्या इफेक्ट आता है टोटल रेवेन्यू पे। टोटल रेवेन्यू क्या होता है बच्चों? टोटल रेवेन्यू होता है द अमाउंट पेड बाय द बायर्स एंड रिसीव्ड बाय द सेलर ऑफ अ गुड। जो बायर अमाउंट पे कर रहे हैं, यानी कि जो प्राइस हमें पे करनी पड़ रही है, जो वो वाली जो कीमत जो हम पे कर रहे हैं एज अ कंज्यूमर, एज अ बायर, मैं अगर खरीदार हूँ इस पेन की, मुझे ये पेन खरीदना है, ठीक है, या बोर्ड मार्कर मुझे खरीदना है, तो मैं इसकी खरीदार हूँ, तो जितनी पेमेंट मैंने इसके लिए की है वो दूसरे बंदे के लिए, सेलर के लिए, जो बेचने वाला है उसके लिए वो रेवेन्यू है। ठीक है, तो जितनी अमाउंट बायर पे करेंगे और रिसीव करेगा सेलर, उसको हम क्या कहेंगे? टोटल रेवेन्यू। और टोटल रेवेन्यू क्या होता है? P इंटू क्यू। कैसे आती है प्राइस जो मैंने पे की है एज अ बायर, वो क्या थी? P इंटू क्यू, प्राइस इंटू क्वांटिटी। प्राइस पर यूनिट को हमने क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया? टोटल रेवेन्यू, जो कि उसका था किसका? सेलर का। अब P इंटू क्यू का क्या मतलब है? ये सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वन मार्कर की प्राइस थी $10 और सेलर के कितने जो हैं वो बिके। फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 खरीदे, 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100, तो 100 क्या आ जाएगा? P इंटू क्यू, यानी कि 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100, तो 100 क्या आ जाएगा हमारे पास? टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है बच्चों? P इंटू क्यू। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि प्राइस इलास्टिसिटी कैसे असरअंदाज होती है टोटल रेवेन्यू पे, और टोटल रेवेन्यू होता क्या है ये हमने देख लिया। और स्क्रीन पे जो अभी आपको लाइन शो हो रही है, यही इसके बारे में हम बात कर रहे थे कि अपना सिनेरियो जो हमने शुरू में रखा था उसी को कंटिन्यू करेंगे। वेबसाइट वाला, अगर आप प्राइस बढ़ा देते हैं 200 से 250 तक, तो आपका रेवेन्यू राइज होगा या फॉल होगा, कम होगा या ज्यादा होगा, उसको अभी हम समझने की कोशिश करते हैं। रेवेन्यू का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, P इंटू क्यू। ठीक है बच्चों, अब प्राइस इंक्रीज जो है उसके दो इफेक्ट होंगे रेवेन्यू पे। एक तो ये है कि प्राइस इंक्रीज करने से आपका रेवेन्यू इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा ये होगा कि आपकी क्वांटिटी फॉल कर जाएगी लॉ ऑफ डिमांड के तहत। तो अब हमने देखना ये है कि प्राइस के ज्यादा करने से रेवेन्यू इंक्रीज होगा या क्वांटिटी के कम होने से रेवेन्यू कम होगा। किसका इफेक्ट ज्यादा होगा? क्वांटिटी के कम होने का या प्राइस के बढ़ने का? ठीक है, a price increase has two effects on the revenue. Higher P means more revenue on each unit you sell, but you sell fewer units. ठीक है, lower Q due to law of demand, लेकिन आप तो कम यूनिट सेल कर रहे हो। ठीक है, अगर तो आप उतने ही यूनिट सेल कर रहे होते, जो यूनिट्स हमने शुरू में फिक्स किए थे कि 12 यूनिट्स या 12 वेबसाइट पर मंथ हम लोग सेल करेंगे, अगर तो उतने ही होते तो प्राइस बढ़ाने से फिर हमें रेवेन्यू इंक्रीज होना था, हमारा रेवेन्यू बढ़ जाना था, हमें फायदा होना था। लेकिन अगर हमारा क्यू फॉल हो रहा है, हम 12 जहां पे वेबसाइट बना रहे थे, 12 वेबसाइट्स की जगह पे अब हम 8 वेबसाइट्स बना रहे हैं, तो हमारा रेवेन्यू कम हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेट इफेक्ट किसका है? P इंटू क्यू का रेवेन्यू पे। रेवेन्यू क्या है? P इंटू क्यू। अगर हम P बढ़ा भी रहे हैं तो क्यू कम हो रहा है, तो हमारा रेवेन्यू तो कम होगा। अब हमने देखना ये कि इन दोनों में से इफेक्ट किसका ज्यादा होता है, P का या Q का। ठीक है, सो विच ऑफ दीज टू इफेक्ट्स इज बिगर? इट डिपेंड्स अपॉन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ये जो चीज है ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे डिपेंड करती है। ठीक है बच्चों, इसको अब हम समझेंगे एक जो है फॉर्मूला के थ्रू या न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला हमें पता है, परसेंटेज चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन पी। ऐसे ही है बच्चों,
हमें इसको पता है, और रेवेन्यू का भी हमें पता है, रेवेन्यू इज इक्वल टू पी इंटू क्यू। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर जो है डिमांड इलास्टिक है, ठीक है, इफ डिमांड इज इलास्टिक देन, तब क्या असर होगा अगर डिमांड इलास्टिक है। डिमांड इलास्टिक होने का मतलब ये है कि प्राइस के बढ़ने से क्यू जो है वो कम होता है, स्ट्रांगली रिस्पॉन्स करता है, तब वो इलास्टिक होता है। स्ट्रांगली रिस्पॉन्स करेगा तो वो इलास्टिक होगा, यानी कि 10% अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है तो 15% हमारा डिक्रीज हो रहा है क्यू। और दूसरी तरफ इसका क्या होगा, ई की वैल्यू क्या आएगी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आएगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शुड बी ग्रेटर देन 1। जब ग्रेटर देन 1 होगा तो इलास्टिक होगा। ठीक है बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना, साथ साथ रोक के चीज़ों पे गौर करना है, समझना है। सबसे पहले ये समझ लें जो मैंने पीछे आपको पढ़ाया है, 5 टाइप्स क्या होती हैं, उन 5 टाइप्स को यूज करते हुए अब हम टोटल रेवेन्यू निकाल रहे हैं। ठीक है बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना, टेक इट इजी, बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग है, घबराना नहीं है। ठीक है बच्चों, अब हमने दूसरे अल्फाज में क्या बात करनी है, परसेंटेज चेंज इन क्यू इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यही बात मैंने की कि अगर 10% प्राइस चेंज हो रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 15%, यानी कि ग्रेटर चेंज होना चाहिए, प्राइस से ज्यादा चेंज होना चाहिए क्वांटिटी डिमांडेड को। ठीक है बच्चों, द फॉल इन रेवेन्यू फ्रॉम लोअर क्यू इज ग्रेटर देन द इंक्रीज इन द रेवेन्यू फ्रॉम हायर पी, सो रेवेन्यू फॉल्स। कैसे, जब हमारी डिमांड इलास्टिक होगी तो हमारा रेवेन्यू फॉल कर जाएगा, क्योंकि प्राइस उतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई जितना ज्यादा चेंज हमारा क्यू में आ गया। क्यू ज्यादा चेंज हो गया, तो क्यू चेंज हो गया तो यानी कि ये वाला पोर्शन रेवेन्यू का ज्यादा चेंज हो गया, ये कम बढ़ा और ये ज्यादा, तो इसके कम बढ़ने से और इसके ज्यादा चेंज होने से, कम होने से हमारा रेवेन्यू कम हो जाएगा। कैसे होगा, इसको न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के थ्रू भी हम लोग देखते हैं। न्यूमेरिकल एग्जांपल देखिएगा बच्चों। अब न्यूमेरिकल एग्जांपल को समझने के लिए हम लोग देखते हैं कि इलास्टिक डिमांड है, इलास्टिसिटी हमारे पास 1.8 है। ठीक है, डिमांड फॉर योर वेबसाइट, हमारी जो डिमांड फॉर वेबसाइट थी उसको लेते हैं, हमारी वेबसाइट वाली एग्जांपल को ही। इफ इज्यूम इफ पी इज इक्वल टू 200, पहला हमने बात की कि 200 हमारी डॉलर प्राइस थी किसकी, वेबसाइट डेवलपमेंट की। P इज इक्वल टू 200 और Q हम लोग कितनी क्वांटिटीज बना के दे रहे थे, 12 वेबसाइट पर मंथ। सो P इंटू क्यू इज इक्वल टू $2400, ये हमारा रेवेन्यू आया। ठीक है, पहले हमने जो निकाल लिया प्राइस बढ़ाने से पहले। फिर हमने क्या कर दी, प्राइस इंक्रीज कर दी 250 पे, 250 पे प्राइस चली गई और क्वांटिटी हमारी चली गई Q इज इक्वल टू 8। अब रेवेन्यू हमारा क्या होना चाहिए, P इंटू क्यू के अकॉर्डिंग 250 इंटू 8, 250 मल्टीप्लाई बाई 8 किया तो हमारे पास $2000 आया। अब ये देखिए 2400 जो हमारे पास आया था डॉलर, वो ज्यादा था रेवेन्यू और ये कम है $2000। क्यों, क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी या इलास्टिक है हमारी डिमांड, डिमांड हमारी इलास्टिक है और प्राइस इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। सो दैट्स वाई जब हमारे पास डिमांड इलास्टिक होगी टोटल रेवेन्यू हमारा कम होगा, फॉल कर जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको हम फिगर से समझ लेते हैं। ये देखिएगा, ये वाला जो ग्रीन ब्लू वाला पोर्शन है ये हमें बता रहा है चेंज कितना आया है हमारा इसमें क्यू में, और ये येलो वाला पोर्शन हमें ये बता रहा है कि प्राइस कितनी चेंज हुई, प्राइस का कुछ जो चेंज है वो बता रहा है। ठीक है, अब ये जो मिडल वाला पोर्शन है ये क्या है, मिडल वाला पोर्शन बच्चों कुछ भी नहीं है, आपको कंफ्यूज करने के लिए। अभी जो मैं आपको बात समझा रही हूँ सिर्फ वो ये समझनी है। येलो वाला पोर्शन देखिए और ब्लू वाला पोर्शन देखिए जो उसके लाइनिंग वाला है। येलो पोर्शन कम है यानी कि प्राइस कम चेंज हुई है, और ब्लू वाला देखिए जिसमें लाइनिंग लगी हुई है क्यू वाला, ये ज्यादा बड़ा है। इससे आपको पता चल रहा है कि प्राइस इतनी इंक्रीज नहीं हुई। ये देखिए येलो बॉक्स छोटा है, ब्लू वाला बॉक्स बड़ा है। ये आपको ये बता रहा है कि इंक्रीज रेवेन्यू ड्यू टू हायर प्राइस। येलो वाला पोर्शन आपको बता रहा है कितना रेवेन्यू इंक्रीज हुआ प्राइस के बढ़ने से, और ब्लू वाला पोर्शन आपको ये बता रहा है कितना रेवेन्यू जो है वो डिक्रीज हुआ क्वांटिटी के कम होने से। क्या बता रहा है, लॉस्ट रेवेन्यू ड्यू टू लोअर क्यू, जो आपने रेवेन्यू लॉस्ट कर दिया, आपने खो दिया, वो ये बता रहा है। बेसिकली यहाँ पे फिगर से ये आपने समझना है कि जो हमें रेवेन्यू मिल रहा था प्राइस के बढ़ाने से येलो वाला वो ज्यादा है, या जो रेवेन्यू हमारा जो है वो कम हो रहा है ब्लू वाला क्वांटिटी के कम होने से वो। तो ब्लू वाला हमारा ज्यादा है यानी कि नुकसान हमें ज्यादा हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा। इंक्रीज वाला येलो पोर्शन है, ब्लू वाला डिक्रीज हो रहा है हमारा रेवेन्यू। तो ब्लू वाला हमें ये बता रहा है कि डिक्रीज रेवेन्यू का ज्यादा है बजाय इसके कि इंक्रीज के रेवेन्यू में। सो रेवेन्यू में हमारे डिक्रीज ज्यादा आ रहा है। सो इट्स मीन कि रेवेन्यू हमारा फॉल कर रहा है, हमें लॉस हो रहा है। सो व्हेन डी इज इलास्टिक अ प्राइस इंक्रीज कॉज रेवेन्यू टू फॉल। जब भी डिमांड इलास्टिक होगी हमारी तो अगर हम प्राइस इंक्रीज करते हैं तो हमारा रेवेन्यू हमेशा फॉल करेगा।
ठीक है बच्चों, ये बात ज़हन-नशीं कर लें, जब भी हमारी डिमांड इलास्टिक होगी, इलास्टिक डिमांड जब भी होगी तो प्राइस अगर हम बढ़ाएंगे तो रेवेन्यू हमारा फॉल करेगा, ठीक है, और अगर हम प्राइस कम करेंगे तो रेवेन्यू हमारा इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है, ऑपोजिट है ना। अब यही केस हम लोग देखेंगे जब प्राइस इन इलास्टिक होगी, सॉरी जब डिमांड इन इलास्टिक होगी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होगी, ठीक है, और फार्मूलास हमारे पास वही है, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्यू इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन पी, पी ज्यादा परसेंटेज से हमने इंक्रीज की, क्वांटिटी डिमांडेड में कम चेंज आया, तो इसका हमारे ऊपर क्या इफेक्ट होगा, ऑपोजिट इफेक्ट होगा जो अभी हमने पढ़ा। अगर वो डिमांड जो है इलास्टिक जब होती है तो रेवेन्यू हमारा फॉल करता है, अगर इन इलास्टिक है, क्वांटिटी क्यू हमारा इतना चेंज नहीं हो रहा, तो अगर हम सोचें उसी चीज़ को रखते हुए तो ये उससे ऑपोजिट होना चाहिए, क्योंकि ये इन इलास्टिक डिमांड है तो यहाँ पे रेवेन्यू इंक्रीज करना चाहिए। तो अब हम देख लेते हैं क्या होता है, द फॉल इन रेवेन्यू फ्रॉम लोअर क्यू इज स्मॉलर देन द इंक्रीज इन रेवेन्यू फ्रॉम द हायर प्राइस, यानी कि वो ये बात कर रहे हैं कि जो हमारा परसेंटेज चेंज इन क्यू आएगा वो कम होगा और परसेंटेज चेंज इन प्राइस वो ज्यादा होगा, और जो हमारा रेवेन्यू फॉल करेगा, यानी कि वो ब्लू और येलो वाला पोर्शन जो हमारा रेवेन्यू फॉल करेगा क्यू के कम होने की वजह से, वो हमारा छोटा होगा, और जो प्राइस के ज्यादा होने से हमारा रेवेन्यू जो इंक्रीज कर रहा है वो पोर्शन ज्यादा होगा। तो जब रेवेन्यू इंक्रीज का पोर्शन ज्यादा होगा और रेवेन्यू डिक्रीज का पोर्शन कम होगा, तो इट मीन्स कि हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, कम हमारा कम हो रहा है, रेवेन्यू जो कम होना है वो कम है, और जो रेवेन्यू इंक्रीज होना है वो ज्यादा है, सो इट्स मीन कि हमारा रेवेन्यू ओवरऑल इंक्रीज हो रहा है। ठीक है बच्चों, इन अवर एग्जांपल सपोज दैट द क्यू ओनली फॉल्स टू 10 इंस्टेड ऑफ 8, हमने क्या किया, क्यू ओनली फॉल्स टू 10 इंस्टेड ऑफ 8 व्हेन यू रेज योर प्राइस टू $250। अब हम लोग ये कर रहे हैं कि प्राइस अगर हमने $250 कर दी है, तो हम लोग ये ज्यूम कर रहे हैं कि हमारे जहाँ पे 12 यूनिट्स हम लोग प्रोड्यूस कर रहे थे, वेबसाइट के 12 वेबसाइट प्रोड्यूस कर रहे थे, वहां पे अब हम 10 प्रोड्यूस करेंगे, नॉट 8। अब हमने कम जो है उसको रखना है क्यू का रिस्पॉन्स, ठीक है। अब इसको हम डायग्राम से समझ लेते हैं, ग्राफ से समझ लेते हैं किस तरह से होगा। अब यहाँ पे इलास्टिक डिमांड जो है वो क्या है, इलास्टिसिटी डिमांड की क्या है 0.82, यानी कि इन इलास्टिक है डिमांड 0.82 इन इलास्टिक डिमांड, यहाँ पे बच्चों इन इलास्टिक आएगा, ठीक है, यहाँ इन इलास्टिक आएगा क्योंकि इलास्टिसिटी 0.82 है, यानी कि 1 से कम है, तो 1 से कम होगी तो इन इलास्टिक होगा। इन इलास्टिक की ही हम बात भी कर रहे हैं। पुराना वाला केस ये वही वाला रेवेन्यू हमने कैलकुलेट कर लिया जब हमने प्राइस नहीं बढ़ाई थी, ठीक है, ये 2400 आ गया जो हमने पिछले एग्जाम्पल में भी किया, ये हमारा सेम का सेम है। अब हमने क्या कर दिया, पी हमने बढ़ा दी 250 और क्यू हमारी हो गई 8, ठीक है, नो ये 8 नहीं है, Q इज इक्वल टू 10 है, 250 इंटू 10 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास 500 आता है। बच्चों ये यहाँ पे मिस्टेक है, आई डोंट नो कि इस स्लाइड के साथ क्या इशू हुआ है, मैंने एडिट किया था लेकिन वो इसने इनकॉर्पोरेट नहीं किया, ठीक है बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे फिगर हमारा 10 है, 250 इंटू 10 तो हमारे पास 2500 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आपने देखा होगा इतनी कैलकुलेशन से हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, जहाँ पे पहले $2400 हमें मिल रहे थे, अब हमें $2500 मिल रहे हैं, सो रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है जब हमारी डिमांड इन इलास्टिक होगी, ठीक है बच्चों। इसको अब हम ग्राफ से भी समझने की कोशिश करते हैं, येलो और ब्लू वाला पोर्शन देखिएगा, ब्लू वाला पोर्शन स्मॉल है, येलो वाला पोर्शन बड़ा है, ठीक है, हमारा रेवेन्यू जो इंक्रीज है वो ज्यादा है, ठीक हो गया। ये देखिए इंक्रीज रेवेन्यू ड्यू टू हायर प्राइस, तीन येलो वाला है, ये येलो वाला है, ठीक है, इसके साथ ब्लू वाला क्या कौन सा, लॉस्ट रेवेन्यू ड्यू टू लोअर क्यू, लॉस्ट वाला रेवेन्यू पोर्शन कम है और येलो वाला गेन वाला रेवेन्यू या इंक्रीज रेवेन्यू वाला पोर्शन बड़ा है, तो इट्स मीन कि हमारे पास क्या है, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, रेवेन्यू राइज कर रहा है। व्हेन डिमांड इज इनइलास्टिक अ प्राइस इंक्रीज कॉजेज रेवेन्यू टू राइज, जब हमारी डिमांड जो है वो इनइलास्टिक होती है तो प्राइस इंक्रीज होने से रेवेन्यू भी इंक्रीज होता है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक अब हमने सब सारा पढ़ा डिमांड के बारे में, डिमांड कर्व्स के बारे में, इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में, और फिर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का टोटल रेवेन्यू पे क्या इफेक्ट आता है, ये सारा कुछ हमने पढ़ लिया डिमांड के हवाले से। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो सप्लाई के हवाले से पढ़ेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होती है, ठीक है, और सप्लाई कर्व्स कौन कौन सी, ये सारा अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है उसको कवर करेंगे, ठीक है बच्चों।